नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक ऑफ चेन ड्राइव की। और काइनेमैटिक ऑफ चेन ड्राइव के अंदर हम दो स्प्रोकेट्स लेंगे, एक के टीथ कम होंगे, एक के टीथ ज्यादा होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं जो स्प्रोकेट होता है वो क्या होता है। अब इसके अंदर क्या है, इस तरह से एक स्प्रोकेट होता है जो आपने साइकिल के अंदर देखा होगा, मोटरसाइकिल के अंदर देखा होगा, जिसके ऊपर चेन मूव करती है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से चेन लगी होती है। अब जो चेन होती है उसके बारे में भी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह के रोलर होते हैं, चेन के अंदर लिंक बने होते हैं, और इस तरह से कितनी भी लंबी चेन आप ले सकते हैं, तो इस तरह से होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पिच होता है। तो यानी कि यहाँ से ये हिंज है, यहाँ से हिंज है बिल्कुल जो सेंटर में है, और यहाँ से यहाँ तक पिच होती है, ये बीच में स्पेस है। तो इस तरह की चेन हमारे पास होती है। मोटरसाइकिल, साइकिल, किसी की भी चेन आपने देखी होगी। और अब क्या होता है, जब ये हमारा स्प्रोकेट मूव करता है, मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट की डायरेक्शन देखिए, ये जो है यहाँ था, अब ये इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्प्रोकेट मूव कर रहा है, तो चेन भी मूव करेगी। तो ये पॉइंट जो है, पोजीशन हमारी यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो यानी कि अगर ये जो पॉइंट है हमारा, अगर हम देखें चेन का, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट था, तो ये आगे मूव करके चला जाता है, क्योंकि स्प्रोकेट के जो ये टीथ होते हैं इनके बीच में चेन जो है अच्छी तरह से फंसी होती है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे इस तरह के ये रोलर होते हैं, इनके ऊपर ये दबाव बनाता है, इनको खींचता है और चेन को मूव करता है। तो इसी तरह से काम होता है। इसी तरह से जो एक स्प्रोकेट जो है दूसरे स्प्रोकेट को घुमाता है, तभी जो मोटरसाइकिल या साइकिल का जो टायर है वो घूमता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो पॉइंट था, ये हमारा चेन का यहाँ से यहाँ आ गया। जब स्प्रोकेट का ये वाला पिन पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, यानी कि ये भी तो मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। इसी चीज का हम देखेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर इसको लेंगे। अब हम क्या करते हैं, दो स्प्रोकेट ले लेते हैं, एक सेंटर लाइन हमने ले ली, दो स्प्रोकेट ले लेते हैं। इसके अंदर हमने जो दो स्प्रोकेट लिए हैं, एक लिया है स्मॉल, तो ये स्मॉल है, और ये हमने लिया है लार्ज स्प्रोकेट। तो एक स्मॉल, यानी कि स्मॉल का क्या मतलब है, इसके अंदर जो है, इसके ऊपर अगर हम बात करें, स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ हैं, यानी कि जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ इसके ऊपर जो है कम है और इसके ऊपर ज्यादा है। तो नंबर ऑफ टीथ की अगर हम मात्रा देखें तो यहाँ पर ये ज्यादा है, यहाँ पर कम है, क्योंकि स्मॉल है और ये लार्ज है। अब कितने भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 हैं, यहाँ 10 हैं, यहाँ 7 हैं, यहाँ 9 है। इस तरह से कोई भी आप रेशो, एक अभी एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर कम टीथ हैं और यहाँ पर ज्यादा टीथ हैं। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अभी इन पॉइंट्स का हम बताएंगे आपको कि ये क्यों लिए हैं। अब हम मानते हैं कि ये जो स्प्रोकेट है, अब ये ड्राइविंग स्प्रोकेट मान लेते हैं, ये ड्राइविंग है जो कि ड्राइव कर रहा है इसको। अब ये दोनों जो है एक चेन से जुड़े हुए हैं, तो ये है ड्रीवन हमारा। तो ये ड्राइविंग है और ये ड्रीवन है, यानी कि जब ये रोटेट करेगा इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और एक चेन के थ्रू ये हमारे कनेक्ट हैं। अब जो चेन है, अब हम मान लेते हैं, जैसे ये हमने पॉइंट माना है, हम इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और इसको पॉइंट जो है हम मान लेते हैं, इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। अभी बताएंगे ये पॉइंट क्या है। इसी तरह से इस पॉइंट को जैसे B माना है, इसको C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, सॉरी इसको A1 मान लेते हैं, और इसको A2 मान लेते हैं। इस तरह से कुछ भी पॉइंट आप मान लीजिए। अब देखिए हम क्या मानते हैं कि जैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, अब इसका कुछ जो चेन है, अब देखिए हमने बात की थी, जो चेन है यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, पिच होती है। तो ये हमारी ट्रेवल करेगी इन स्प्रोकेट के ऊपर, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अब हम वो मान लेते हैं कि जब ये ट्रेवल करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ड्राइविंग जो स्प्रोकेट है रोटेट करता है, तो ये भी रोटेट करेगा, और यहाँ पर एक एंगल हमारा बन जाता है। मान लीजिए ये जो एंगल है, ये पिच है, यानी कि इतना मान लीजिए वो ट्रेवल कर गई, तो इतनी चेन आगे चली गई, यहाँ से चली, मान लीजिए एक पूरे का पूरा इसने एक कवर कर लिया, एक पिच कवर कर ली जो हमने ये दिखाई है। तो यहाँ पर उसने एंगल जो बनाया, हम मान लेते हैं अल्फा बनाया है, और यहाँ पर जो इसने एंगल बनाया सेंटर पे, हम मान लेते हैं कि जैसे बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ से सेंटर से पीछे से चला यहाँ तक, इसने फाई एंगल बनाया, और इसी तरह से ये थोड़ी सेंटर से पीछे से चला और आगे तक इसने अल्फा एंगल बनाया। तो ये हम मान लेते हैं कि इसने ये एंगल बना लिया है। जब ये यहाँ से, इस पॉइंट से हम ले लेते हैं कोई भी चेन का पॉइंट, और यहाँ से या स्प्रोकेट का पॉइंट, तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इसने अल्फा एंगल बना लिया।
यानी कि अल्फा एंगल मूव किया, ये जो है फाई एंगल मूव किया जो हमारा ड्रिवन स्प्रोकेट था। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था बी, तो यहाँ से हम एक लाइन लगाते हैं इस जो हमारी ड्राइविंग स्प्रोकेट है यहाँ तक। तो यहाँ पर एक हमने लाइन लगाई बी से सीधी यहाँ ए तक, कि ये ड्राइविंग पॉइंट है तो सीधी एक लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ए है और यहाँ पर ये जो B2 है और जो B है ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ये हमने क्यों पॉइंट लगाया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये पॉइंट क्यों लगाया था, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, ये दिखाने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो चेन है ये स्ट्रेट रहेगी, A B2 B, या फिर सीधा कह लीजिए A और B जो है यहाँ पर चेन स्ट्रेट रहेगी। अब जैसे ही ये यहाँ से मूव की, यानी कि यहाँ से मूव की, यहाँ से फिर यहाँ आई, यानी कि C से मूव की, फिर यहाँ पर A पर आई, फिर A1 पर, फिर A2 पर, इस तरह से मूव कर रही है। जो चेन का ये वाला पॉइंट है इस तरह से, या स्प्रोकेट का जो टीथ है मूव कर रहा है। अब इसी तरह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं जो C है, और यहाँ से भी एक लाइन लगा लेते हैं, वो यहाँ पर इससे मिल रही है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट हमने लगाए क्यों थे। अब देखिए ये कहता है कि जो A और जो हमारा B है यहाँ पर चेन पूरी स्ट्रेट है, और जब B से B1 की तरफ ये पॉइंट जाता है तो ये B से B1 पर पहुंचता है, और यहाँ से इतनी देर में ये हमारा जो A से, जो कि हमने ये दिखाया था, A से A1 पर पहुंच जाता है, ये A से A1 पर पहुंच जाता है। यानी कि B से B1 पर पहुंचा, यहाँ A और B तब स्ट्रेट था, और जब B से B1 पर पहुंचा तो ये A से A1 पर पहुंचा। यानी कि जो A1 और B1 है यहाँ पर भी ये चेन स्ट्रेट रहेगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि A B के अंदर भी हमारी चेन स्ट्रेट थी, और A1 B1 के अंदर भी हमारी चेन स्ट्रेट है, यानी कि सीधी रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से वो और आगे मूव करेगा तो यहाँ पर ये इसके ऊपर टर्न लेना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही टर्न लेगी तो जैसे A1 और C था, यहाँ भी सीधा था, तो ये टर्न ले जाएगी स्प्रोकेट के ऊपर, क्योंकि स्प्रोकेट के ऊपर मान लीजिए कोई भी बेल्ट है इस तरह से सीधी है, तो यहाँ से ये टर्न लेना स्टार्ट कर देगी। ये जो टर्न हमने दिखाया है, तो यहाँ पर इसी तरह का टर्न आ जाएगा। यानी कि A1C अब यहाँ पर स्ट्रेटनेस के अंदर हम माइनस कर देंगे, स्ट्रेट नहीं रहेगी। अब क्या लेंथ रह जाएगी, C और हमारी जो हमारी B1 है, CB1 इतनी रह जाएगी, CB1 स्ट्रेट रह जाएगी जब यहाँ से ये और टर्न ले जाएगी। यानी कि AB भी स्ट्रेट है, A1 B1 भी स्ट्रेट है, लेकिन इससे ज्यादा अगर मूव करेगा, जैसे A1 से A2 की तरफ आया तो यहाँ पर टर्न आ जाएगा, यानी कि सिर्फ C और B1 हमारी स्ट्रेट रह जाएगी। तो ये इतना आप समझ गए होंगे। यानी कि जैसे जैसे चैन जो है दो स्प्रोकेट के ऊपर से आगे की तरफ बढ़ेगी, यहाँ पर टर्न आएगा, और कहां तक स्ट्रेट रहेगी वो हमने 2 पॉइंट ले लिए कि AB और A1 जो हमारा A1 B1 है और AB जो है ये दोनों स्ट्रेट रहेंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान दी होगी, यहाँ पर कुछ हमारी 4 बार चेन मैकेनिज्म की तरह बन रहा है, तो वो चीज हम देख लेते हैं। 4 बार चेन मैकेनिज्म की तरह, जैसे हमने इस पॉइंट को इससे मिला लिया, और यहाँ पर देखिए जो हमने ये नीली लाइन दिखाई है यहाँ से यहाँ तक, अब हम इसको सेंटर को नाम दे देते हैं। मान लीजिए O1 है और ये O2 है। अब ये जो O1 है, अब यहाँ से देखें तो O1 और जो ये A है, यानी कि O1 और A तक का ये, और A से फिर हमारा ये B तक का, और B से हमारा ये O2 तक का, यानी कि O1 A B O2। यहाँ पर देखें O1 A B O2, O1 A और A से B, B से O2, ये क्या बन रहा है हमारा, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक और 4 लिंक बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक 4 बार चेन की तरह एक्ट करेगा, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, जो O1 है और यहाँ पर ये C है, फिर C से ये B है और B से ये O2 है, तो यानी कि O1 उसके बाद जो C है, C से B है और B से ये O2 है, ये भी हमारा 4 बार चेन की तरह, जो 4 बार लिंक की तरह, वो जो सिस्टम हमने देखा था पीछे भी, जो 4 बार चेन मैकेनिज्म हमने देखा था, उसकी तरह ये एक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 4 हमें इस तरह के लिंक देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये बनाया है। तो 4 वो हमने देखा था। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। चलिए वो भी हम निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से आगे जाकर मिलेगी। तो मान लेते हैं कि वो जो है हमारी यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर,
और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर आई बनता है, यानी कि इसकी पोजीशन देखिए, जब ये इस पोजीशन पर था स्टार्टिंग पॉइंट पर बी पर और यहाँ पर सी पर था, जब ये चला इन दोनों पॉइंट्स को जो है हमने आगे खींच दिया और हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला। अब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है अलग अलग मिलेगा अगर ये रोटेट होता रहेगा, ये सिर्फ इस पोजीशन के लिए है। तो यहाँ पर O1 I तक की हमें लेंथ मिलती है और O2 I तक की लेंथ मिलती है। इसकी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी जो है ω1 मान लें, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 मान लें, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी ये है इसकी जो ड्राइविंग स्प्रोकेट है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ω2 है जो कि हमारा ड्राइविंग स्प्रोकेट है, तो हम इनको इक्वल कैसे रख सकते हैं, यानी कि ω1 इंटू O1 I इंस्टेंटेनियस सेंटर तक की जो हमारी ये लेंथ है इस लिंक की, इक्वल टू जो ω2 ड्राइवन की जो एंगुलर वेलोसिटी है इनटू क्या हो जाएगा O2 इंटू I। इस तरह से हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि यहां से यहां तक जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू ये और इसकी एंगुलर वेलोसिटी O2 इंटू I, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लें, यानी कि ω1 डिवाइड बाय ω2 कर दें, इन दोनों एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो ले लें, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या आ जाएगा O2I डिवाइड बाय O1I, यानी कि O1I इसके नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो O2I है, ये जो O2I है इसको आप क्या लिख सकते हैं, O2 से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, O2O1 प्लस O1I। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, O2O1 प्लस O1I और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा O1I, ये जो चीज है। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको ये क्या मिल जाएगा, एक तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस O2O1 और डिवाइड बाय O1I। अब ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, 1 प्लस O2O1 डिवाइड बाय O1I, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिवाइड में है और O2O1 यानी कि ये जो है ऊपर है और 1 प्लस में है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर लिया है वो किसके लिए लिया है, जब ये स्टार्टिंग पोजीशन में था, यानी कि बी पे था और ये सी पे था। अब जैसे ही ये जो है आगे की तरफ मूव किया, यानी कि मान लीजिए A1 के पास आ गया, तो A1 के पास आ गया तो उस पोजीशन के लिए, यानी कि ये B1 और A1 से भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और एक और इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये I1 है, तो ये हमने दूसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर लिया दूसरी पोजीशन के लिए कि जब वो B से B1 पर पहुंच गया और यहां से वो A से A1 पर पहुंच गया, तो उस केस के लिए तो ये I1 हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का इंक्लिनेशन देखिए, यानी कि ये जो था हमारा A और जो B है इसका इंक्लिनेशन जो है O1 O2 से, यानी कि ये जो O1 O2 सेंटर वाली जो लाइन है इससे देखिए इंक्लिनेशन, तो वो जो है कम है, ये वाला जो AB वाला था। उसके बाद अगर हम ये देखें जो B1 और जो हमारा जो ये इंक्लिनेशन है ये वाला, तो ये ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये इंक्लिनेशन O1 O2 लाइन से अगर हम देखें ये ज्यादा है, तभी तो ये जल्दी मीट कर गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये दूर जाकर मीट करेगा। जो हमारा इस केस के लिए था तो AB के लिए था वो दूर जाकर मीट किया, A1 B1 के लिए यहीं पर मीट कर गया इंस्टेंटेनियस सेंटर, यानी कि इंक्लिनेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये ज्यादा है और ये कम है इस केस के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा इंक्लिनेशन कम है, जैसे मान लीजिए ये जो इंक्लिनेशन था AB के लिए ये कम था, तो यहाँ पर ये कम होने का क्या मतलब है कि जो O1I है ये ज्यादा आ जाता है, यानी कि ये जो हमारा लिंक का डिस्टेंस है ये बढ़ जाता है उस पोजीशन के लिए। अब यहाँ पर इसके लिए देखिए, यहाँ पर ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है अगर ये बढ़ जाएगा तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है तो ये मिनिमम हो जाएगा, यानी कि ये कम हो जाएगा। और अगर दूसरी पोजीशन के लिए देखें, इस पोजीशन के लिए देखें, तो हमारा जो इंक्लिनेशन है अगर हम देखें यहाँ पर बढ़ गया है, इससे ज्यादा है, ये जो इंक्लिनेशन है अब उससे ज्यादा है, यानी कि I1 के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा तो उतना ही ये रेशो जो है अगर हम देखें कि ये बड़ा हो जाएगा कि ये कम है। जैसे मान लीजिए आप 10 को 2 से डिवाइड करें एक तो यहाँ पर आपको 5 मिला, और एक जो है आप जो है 2 को 5 से डिवाइड करें, यानी कि जो नीचे वाली चीज है जो ये रेशो है अगर ये बढ़ जाता है तो ये हमारा कम हो जाता है वेलोसिटी रेशो, और अगर ये कम हो जाता है, जैसे इस केस के लिए देखा I1 जो है हमारा पहले ही मीट हो गया जिसके अंदर इंक्लिनेशन ज्यादा था, तो ये जो है हमारा ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी रेशो। तो इसी जो एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है अगर बढ़ती है ज्यादा होती है तो ये कम होगा,
जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशो है और ये कम होगा तो ये हमारा वेलोसिटी रेशो जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा काइनेमेटिक ऑफ चेन ड्राइव है, कम टीथ हों और ज्यादा टीथ हों स्प्रोकेट के ऊपर, तो किस तरह से जो है ये वेलोसिटी रेशो जो है कम या ज्यादा होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।